अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पीड सेंसर कि स्पीड सेंसर होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। डिटेक्ट द स्पीड ऑफ द ड्राइव एंड मेक अ सिग्नल, यानी ये किसी पर्टिकुलर स्पीड को जो भी किसी ड्राइव के अंदर छुपा हुआ है, ड्राइव के अंदर है, उसको डिटेक्ट करेगा और मेक करेगा किस चीज में, एक सिग्नल के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड सेंसर। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत तेजी रफ्तार से भाग रहा है, कोई चीज है जो रोटेशन में बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रही है, तो आखिरकार ये जो स्पीड है इसको हम कैलकुलेट करें, डिटेक्ट करें और एक सिग्नल के रूप में बदल दें, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्पीड सेंसर। अब समझेंगे कि स्पीड होती क्या है। रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चीज का पहुंचना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज, यानी किस दर से वो पहुंच रहा है, किस रेट से वो पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसकी यूनिट है हमारी मीटर पर सेकंड। स्पीड सेंसर्स के टाइप, हमारी गाड़ियों में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर स्पीड को कैलकुलेट करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ियों के जो टायर्स हैं वो रोटेट करते हैं, तो अगर वो टायर वन टाइम रोटेट करेगा तो वो कितने डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, ये कैलकुलेशन होनी जरूरी है। हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है वो किस स्पीड से घूम रही है, वो कैलकुलेशन करना जरूरी है, क्योंकि कई जगह पर हमें टॉर्क और स्पीड को कैलकुलेट करना होता है, कई जगह पर हमें लोड के बारे में जानना होता है, तो उसके लिए स्पीड का कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आइए वन बाय वन समझेंगे कि किस तरीके से हम किसी जगह पर कोई राउंड ऑफ मूवमेंट हो रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इन शॉर्ट आरपीएम। क्या बोलते हैं हम, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। चलिए इस टॉपिक से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले की हम बात करेंगे ऑप्टिकल टाइप। ऑप्टिकल टाइप जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें एक एलईडी और एक फोटोन डायोड का तो मस्ट भी इस्तेमाल किया गया होगा। तो यहां समझते हैं, एक रोटेटिंग डिस्क लगाई है मैंने, इस डिस्क में कुछ हॉल बने हुए हैं और ये इस तरीके से गोल गोल घूम रही है। यहां पर मैंने एक एलईडी लगाया है, यहां पर मैंने एक फोटोन डायोड लगाया है। अगर इस जगह से एलईडी के द्वारा एक रोशनी निकलेगी सप्लाई देने पर, और वो इस डिस्क के हॉल से होते हुए इस फोटोन डायोड तक पहुंचेगा, ठीक है। अब जैसे ही फोटोन डायोड पे पहुंचेगा तो यहां पर क्या होगा, सिग्नल क्रिएट हो जाएगा। यहां पर तो आपने सप्लाई दी और यहां पर आपको सिग्नल मिल गया। अगर इस डिस्क के अंदर मैं बात करूं तो कितने हॉल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर मेमोरीज के अंदर सिग्नल के बाद जो आगे प्रोसेसर हमने लगाया उसकी मेमोरी में हमने फिट कर दिया कि 6 टाइम हो जाए ना, तो आप ये मान लेना कि इसने एक राउंड पूरा कर लिया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, फोटोन डायोड के बाद आगे जो हमारा प्रोसेसर है वो काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे 6 जो है वो कंप्लीट हो गए, कितने मिनट में कंप्लीट हुआ, 1 मिनट में कंप्लीट। 6 जो है कंप्लीट हुआ, वो कितने में हुआ, आधे मिनट में हुआ। या इसे हम मिनट ना करके सेकंड कर रहे हो, ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं आरपीएम ऑफ दिस डिस्क। ये सेंसर पहले इस्तेमाल किया जाता था हमारी कुछ गाड़ियों में, ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि वो कहां पर इस्तेमाल होता था जब फाइनली हम पढ़ रहे हैं। इसमें ऑप्टिकल वाला सिस्टम पहले इस्तेमाल किया जाता था, हम सेंसर के रूप में इस्तेमाल करते थे CKP और CMP के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले आया करता था कार्बोरेटर लगी हुई गाड़ी में जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर आया करते थे, उनमें ये पहले आया करता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी उपयोगिता कम होती चली गई। क्यों, अगर एलईडी पर डस्ट जम गई तो वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पर डस्ट जम गई तो ये इसे डिडक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ एरर्स थे जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल टाइप अब आना धीरे धीरे क्लोज हो गए और आज की डेट में हमारी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता। चलिए अब आगे बात करेंगे सेकंड पॉइंट, रीड स्विच टाइप। अब ये रीड स्विच टाइप, आपने रिले पढ़ी है तो रिले में बताया जाता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट होता है तो जो स्विच होता है वो जुड़ जाता है।
बस सेम फंडामेंटल कुछ यहां पर भी है। यहां पर हमने क्या किया है कि मैग्नेट लगा दिया है, ठीक है, और ये जो है रोटेट कर सकता है, ठीक है। अब ये जब रोटेट करेगा तो आप देखेंगे इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल बने हुए हैं, तो जैसे ही वो इसके सामने आएगा तो क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे। जैसे ही हटेगा तो ये हट जाएगा, जैसे ही ये दोबारा इसके करीब आएगा ये फिर आ जाएगा। तो यानी यहां पर क्या होगा, एक सिग्नल क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आगे जो हम प्रोसेसर लगाते हैं इसके पास, वो प्रोसेसर क्या करेगा, वो काउंटिंग करेगा। जैसे हमने इसमें सेट कर रखा है 4 मैग्नेट लगी हुई है, तो वो काउंटिंग करेगा 4 है। अगर उसको ये पता चल गया कि 4 बार ज्वाइंट हुआ और हटा, ज्वाइंट हुआ और हटा, यानी सिग्नल मिला और हटा, मिला और हटा, तो क्या करेगा 1 कैलकुलेट कर लेगा, यानी राउंड 1 पूरा हो गया। इस तरीके से ये जैसे जैसे रोटेट करेगा वैसे वैसे ये जो स्विच है, रीड स्विच, ये रीड स्विच क्या करेगा, रीड कर लेगा कि ये कितनी स्पीड से घूम रहा है। यानी 1 सेकंड में अगर 4 बार ऐसा हुआ, अगर 1 सेकंड में अगर 20 बार ऐसा हुआ, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा कि स्पीड कितना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंडक्टिव टाइप। इंडक्टिव टाइप भी एक आरपीएम सेंस करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, या हम बोले स्पीड सेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल है, हमने यहां पर एक परमानेंट मैग्नेट रख दिया है। अब यहां पे जो मैग्नेट है इसके कॉर्नर पे, इस वाले छोर पे और इस वाले छोर पे हमने क्या किया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है मैग्नेट्स के कॉर्नर पर, और यहां जो हम मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी है, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब इसको समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजा आएगा इसमें। अब ये जो डिस्क आप यहां पर देख रहे हो, ये जो डिस्क लगी हुई है, इसके अंदर ना एक यहां पर टीथ और होना चाहिए था जो कि मिसिंग है। अब इसमें समझते हैं कि यहां पर क्या फर्क आना है। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वैसे उड़ रही होगी, ऐसे चल रही होगी, ठीक है, इसको समझाने के लिए। अगर मैं इसकी पोजीशन, जैसे मान लीजिए अगर ये मैग्नेट है और मैं इसके यहां पर अगर हाथ ले जाऊं, तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म होगी, साथ में यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ जाएगी, क्योंकि दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से है। अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो यहाँ रुकेगी। तो ये जो आप ट्रिगर देख रहे हैं, ये सेंसिंग प्लेट जिसे हम बोलते हैं, वो आप देख रहे हैं, ये जैसे ही इसके करीब आएगा तो ये पल्स डाउन हो जाएगी, और जैसे ही इससे दूर जाएगा तो उसकी पल्स क्या होगी, रेंज उसकी बढ़ेगी। अगर ये बहुत ज्यादा स्पीड से चलेगा तो यहाँ पे जो पल्स है इस वाले में पास में, ये पल्स क्या होंगी, जैसे मान लो अगर मैग्नेट है तो इसके पास में अगर बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आ रहा है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड का चेंज इस छोर पर भी आएगा। तो जब वो इस छोर पे आएगा तो इस छोर पे मैंने क्या लगा दिया, एक कॉइल लगा दिया है, और उस कॉइल के अंदर क्या जनरेट होने लगेगी, वोल्टेज जनरेट होने लगेगी, ठीक है। वहां पर क्या होगा, एक अल्टरनेटिव वोल्टेज जनरेट होने लगेगी, और इस सिग्नल का प्रयोग हम कर सकते हैं ये जांच करने के लिए कि ये जो डिस्क है ये किस स्पीड से घूम रही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहां पर ये टीथ मिसिंग है, तो जहां पर टीथ मिसिंग है वहां आप देखोगे कि जो पल्स रेट है वो थोड़ा हाई हो गया है। तो यानी अगर दूसरा पल्स रेट आ गया तो इसका मतलब ये कि यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 1 राउंड पूरा हो गया, और इसको होने में मान लीजिए लगा है 1 सेकेंड, इसको पूरा होने में लगा 1 सेकंड, तो आरपीएम मिल जाएगा हमें कि भाई 1 मिनट के अंदर कितना चलेगा, 60 बार। अगर यही काम आधे सेकंड में हुआ होता तो यानी 1 मिनट में कितनी बार चल जाएगा, 120 बार। तो इस तरीके से भी वी आर कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ डिस्क। ये समझना काफी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है जब हम सेंसर देखते हैं, लेकिन इस तरीके से हमारे समझना आसान है। और यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर वायर की संख्या कितनी है इंडक्टिव टाइप में, केवल 2 वायर है। यहां लिख देता हूं, 2 वायर्स इज यूज्ड इंडक्टिव टाइप, ठीक है। अब आएंगे हम हॉल आईसी टाइप। देखिए हॉल आईसी टाइप जो है ना वो लगभग इंडक्टिव टाइप की ही जैसा है, लेकिन कुछ अंतर है इसके अंदर, इसको हम समझेंगे। तो कैसे अंतर है, यहां पर हमने किसी प्रकार का कोई सप्लाई वोल्टेज इसको प्रोवाइड नहीं किया था, हमने कोई भी सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया। ये क्या कर रहा है, सेल्फ जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वोल्टेज एसी, और वो जनरेट करके हमें प्रोवाइड कर रहा है।
लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर यह है आपका, मान लीजिए, ग्राउंड, और ये है आपका सप्लाई, और ये है आपका सिग्नल। ठीक है बिल्कुल फंक्शनैलिटी बिल्कुल वैसा ही, बस यहां पर हमने परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करी थी और यहां पर हम टेम्परेरी मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेरी मैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब होगा कैसे इसके अंदर वर्किंग, जब इस ग्राउंड और सप्लाई में, यहाँ ग्राउंड और इस सप्लाई पे जब हम करंट भेजेंगे तो यहाँ पर वाइंडिंग लगी हुई है, वाइंडिंग के अंदर ये कोर लगा हुआ है, जब उसमें करंट जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल। सेम द ट्रिगर, वन टीथ इज मिसिंग। जब ये रोटेट करेगा तो पल्स इसके भी ऐसे इसमें जनरेट हो रही है, तो वो चेंजिंग आएगी जैसे ही इसका ट्रिगर इसके पास आने लगेगा, तो ये वाली जो कॉइल है इसके अंदर सिग्नल जनरेट होगा और ये सिग्नल हमें बताएगा कि ये जो डिस्क है उसका राउंड क्या है। जैसे कि आप यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, सेम एज इट इज, जैसे ये वाला टीथ आएगा तो उस पोजीशन पे क्या होगा, ये आप देख रहे हैं पल्स जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, तो यहां से यहां तक जो पल्स बढ़ी, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, 1 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब जब 1 राउंड कंप्लीट हमने कर भी लिया है तो वो कितने समय में हुआ, अगर 1 सेकंड में वो काम हुआ तो यानी कि डिस्क 1 मिनट के अंदर कितनी बार घूमी, 60, और अगर आधे सेकंड में हुआ तो इसका मतलब क्या है, 120 है। इस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है, बिकॉज इसके बाद हमारा सिग्नल का जो वायर होता है वो प्रोसेसर के पास जाता है और वो उसको कैलकुलेट करने में सक्षम होते हैं। आई होप आपको ये चीज अभी समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज और है कि ये जो ट्रिगर व्हील मैंने बताया कि भाई 1 टीथ ऑफ मिसिंग, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी टारगेट ऑफ व्हील्स या ट्रिगर ऑफ व्हील्स या फिर हम सेंसिंग ऑफ प्लेट जिसे बोलते हैं, ये कुछ इस तरीके की भी हो सकती है कि भैया पूरे डिस्क पे कुछ भी ना हो और सिर्फ एक अकेला दे, यानी अगर इसका ग्राफ अगर बनेगा तो वो इस तरीके से बनता चला जाएगा, यानी पहले क्या होगा, ऐसे लार्ज बन रहा होगा और जैसे ये वाला पॉइंट आ जाएगा तो वहां पे थोड़ा सा स्मॉल होकर के फिर लार्ज, फिर स्मॉल हो गया, फिर लार्ज। तो यहां से यहां तक की जो है हम कैलकुलेशन कर लेंगे और हमें इस चीज का पता चल सकता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। सेम ट्रिगर भी यहां भी रिप्लेस किया जा सकता है। अब इस टॉपिक के बाद हम इसमें ही आगे बढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव टाइप, अल्ट्रासोनिक वेव भी बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक भी बोलते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। अब इससे कैसे पता चलेगा, ये देखने में आपको थोड़ा सा सेम लगेगा, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो अल्ट्रासोनिक वाला जो है वो कैसे काम करेगा, अल्ट्रासोनिक में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक का मतलब ये है कि कोई वेव फॉर्म है, अल्ट्रावायलेट रेंज जैसे होती है, वो निकल करके जाएंगी और जाने के बाद किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए, और टकराने के बाद 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, या तो वो रिटर्न बैक करे या फिर वो वहीं पे जाके खत्म हो। तो ऐसे टाइम पे भी हम स्पीड का जजमेंट कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए यहां से कोई रेंज निकली और इससे टकराई, तो यहां से टकरा करके जल्दी वापस आ सकती है। फर्स्ट ऑफ पॉइंट, यहां से टकरा करके जल्दी वापस आएगी तो सिग्नल मिल जाएगा कि बहुत जल्दी वापस आ गया, तो इसका भी एक वैल्यू ऑफ ग्राफ बन जाएगा। इसका भी क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो सेम ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा तो उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बीच के बीच। अब इसमें एक तो तरीका ये है कि भाई अल्ट्रासोनिक वेव गया और वहां पर जाकर के टकरा करके वापस आया। दूसरा होता है कि वो गया लेकिन वो नॉट टू बैक द रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। तो इससे कैसे पता चलेगा, बहुत सारे वेव्स ऐसी होती हैं जो जितनी दूरी पर जाकर के खत्म होती हैं, तो जो प्रोड्यूस करने वाला है, जो पॉइंट हमने उसमें लगा रखा है, जो कंपोनेंट हमने लगा रखा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उस वेव फॉर्म को, उसको पता चल जाता है कि मेरी वेवलेंथ कितनी दूर तक गई। अगर शॉर्ट लेंथ तक जाएगी तो उसे पता चलेगा शॉर्ट लेंथ तक गई है, और दूर तक गई है तो दूर तक गई है। अभी हम इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ ओवरऑल अभी हम समझ रहे हैं। तो एक तरीके का ग्राफ हमारा क्रिएट हो जाएगा और उस ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं कि इसका रोटेशन कितना है। सिमिलर ग्राफ ऐसा ही इसमें भी बन जाएगा और हम उसकी जानकारी ले सकते। इसके बाद कैपेसिटर, लेजर नहीं है, सॉरी, लेजर ये वाला है। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी फॉर द मिस्टेक। इसके अल्ट्रासोनिक
फिर टाइप के बाद हमारा आता है कैपेसिटर टाइप। कैपेसिटर टाइप का मतलब क्या है, यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट करवाई गई, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई और ये इसके नियर बाय आएगा तो इसके क्या होंगे, कुछ रेडिएशन जाकर के इसमें पहुंच जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो क्षमता है वो इसके अंदर जाने लगेगी। जो कैपेसिटी पहले इसमें थी स्टोर करके रखने की, वो अब दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगी। जब दूसरी जगह पे, जैसे मान लीजिए दूर दूर जा रही है और एक इधर पास पास जा रही है, तो ये वाली रेंज तो कम है, लेकिन ये वाली रेंज तो हमारी खत्म हो रही है, ये वाली रेंज हमारी खत्म हो रही है। तो इसके जो रिफ्रैक्ट चेंज आएगा उससे हम पता कर सकते हैं कि कितना आरपीएम ऑफ स्पीड हो गया है। यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, कॉइल ना रख करके यहाँ पर ज्यादातर कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कैपेसिटर मीन्स क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करने की एक क्षमता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करने की एक क्षमता है। मैंने सिर्फ कॉइल के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। कैपेसिटर के पास एक कॉइल बनी हुई है इंटरनली, या कॉइल हो सकती है या फिर सेपरेट मटेरियल ऑफ प्लेट्स हो सकती है जो यहाँ लगी हुई हैं, और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से 5 वोल्ट दिया और यहाँ पर कुछ हद तक जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन जैसे ये ट्रिगर का पॉइंट आया तो वो क्या हो गया, कुछ इस वाले में ट्रांसफर हो गया। लेकिन जैसे ही ये इधर जाने लगा तो जब तक ये वाला हिस्सा आएगा तब तक क्या होगा, इसके अंदर वो एनर्जी वापस जाएगी, ठीक है। जब ये फिर दोबारा वापस ये वाला पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, इधर इस जगह पर, तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉन ही अपने अंदर ले लेगा, वापस इसके अंदर से निकाल लेगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो वोल्टेज एंड सप्लाई दी जा रही है और जो ग्राउंड किया जा रहा है, उससे क्या होगी, वोल्टेज वेरी करेगी। और जब वोल्टेज वेरी करेगी तो वी कैन मेक द ग्राफ, we can make the graph and calculate the RPM of shaft। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सिग्नल मिलने के बाद एक ग्राफ बन सकता है प्रोसेसर में और वो कैलकुलेट कर पाएगा कि किस आरपीएम से ये चल रहा। आई होप आपको ये क्लियर हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो कॉल मैकेनिकल टाइप। मैकेनिकल टाइप कैसे काम करेगा, देखिए हर चीज ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हम ये सोचें कि भाई ये चीजें सिर्फ इलेक्ट्रिकली यूटिलाइजेशन में आने वाली है या हमें समझना है। हमें इस तरीके से भी समझना होगा कि मान लीजिए कि कोई शाफ्ट है, ऐसे रोटेट हो रही है बहुत ज्यादा स्पीड से और मैं इसके आरपीएम जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं मैकेनिकल टाइप। तो ये कैसे काम करेगा, आइए इसको समझते। इसमें ये पॉइंट है यहाँ पर, इसको यूज कैसे किया जाएगा पहले मैं आपको ये बता दूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक शाफ्ट है जो ऐसे रोटेट हो रही है, बहुत स्पीड, पीछे किस पर्टिकुलर स्पीड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डायल के जैसा एक पार्ट होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं, तो स्पीड सेंस करने के लिए स्पीडोमीटर टाइप में इसको लगा करके ना इसमें चिपका, ठीक है, टेकोमीटर बोलते हैं बेसिकली। तो इसको उठा करके हम इसमें लगा देंगे। जैसे ही इसके साथ चिपकाया जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन तो क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से प्रेस कर रहे होंगे और ये घूम रहा है, तो इसकी आरपीएम इसकी इस वाले पॉइंट के नीडल पे आरपीएम पे पहुंच जाएगा, कि दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी। और जब इक्वल हो जाएगी तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे इसकी जो नीडल है वो एक्टिवेट होने लगेगी। जब कोई चीज गोल राउंड में घूमती है तो वो हमेशा बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करती है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करेंगे और जो कि इसके नीडल को आगे की तरफ ट्रेवल करवा देगी। ये जो है डिजिटल भी आते हैं, मैकेनिकल भी आते हैं। डिजिटल आएंगे तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई सेंसर का पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया होगा उसके अंदर। अदरवाइज मैकेनिकल जो होगा वो टेकोमीटर होता है घड़ी के जैसा, उसको किसी घूमती हुई शाफ्ट पर आप लगा दीजिए, वो तुरंत आपको उसी की स्पीड के अकॉर्डिंग आपको आरपीएम वही शो करने लगेगा विद हेल्प ऑफ नीडल। अब बात कर लेते हैं कॉल लेजर टाइप। लेजर टाइप एक टेक्नोलॉजी है आरपीएम को जांच करने का, आरपीएम को पढ़ने का। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसी मशीनरी है जिसका आप आरपीएम जज करना चाहते हो, कोई चीज उसमें जो रोटेट कर रही है आप उसका आरपीएम जानना चाहते हो, बट आप वह जा नहीं सकते। आप उस कंपोनेंट तक, जैसे मैकेनिकल टाइप था या बाकी कुछ था, आप ऐसा कोई कंपोनेंट वहां लगाना भी नहीं चाहते और आप चाहते हो कि आप उस रोटेशनल पार्ट का आप आरपीएम देख पाओ। इसका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूं फैन। हमारे घरों में जो फैन होते हैं,
अगर मुझे ये पता करना हो कि वो फैन जो है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है तो मैं क्या करूँ बताओ। अगर मैं ये लगाऊंगा तो पंखा टेढ़ा मेढ़ा घूमने लगेगा, और या फिर वहां पर मेरे को सेंसर इनबिल्ट करना पड़ेगा। और मेरे को वहां सेंसर लगाने की जरूरत क्या है, मेरे को सिर्फ एक बार नापना है ना, बार बार थोड़ी नापना है, मेरे को बार बार वहां जरूरत रखने की नहीं है, और मैं चाहता भी हूं कि मैं उसको मेजर कर पाऊं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि जो लेजर की स्पीड होती है वो कहीं ज्यादा तेज होती है किसी जगह पर जाने की, हम पलक भी झपकाएंगे उससे पहले ही बहुत ज्यादा गति के साथ वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, एक लेजर बीम का इस्तेमाल करेंगे। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई लेजर बीम रखी है, उसको एक्टिवेट किया और उसके अंदर एक पर्टिकुलर रीडिंग दी गई है कि जैसे सेट किया गया है कि उसकी जो लाइट है वो ब्लिंकिंग कर, मुझे दिखेगी नहीं, मुझे लगेगा कि वो जल रही है, मुझे यहाँ पे जो एलईडी जलती हुई दिखेगी वो मुझे लगेगा कि जल ही रही है, लेकिन वो जल नहीं रही है, वो फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन वो इतनी स्पीड से फ्लक्चुएट कर रही है कि ह्यूमन आई उसको नहीं देख पा। लेकिन फैन का जो पर्टिकुलर स्पीड है, अब जैसे ही वो पर्टिकुलर स्पीड पे इस पे पड़ता रहेगा रेंज, उसकी रेंज इसके ऊपर पड़ती रहेगी, हम घटाते बढ़ाते रहेंगे और वो पॉइंट आकर के इस डॉट पर रुकी। अब ये पंखा जब इधर आएगा तो इस पे भी दिखेगा, ये वाला पंखा जब इधर आएगी तो इस पे भी दिखेगा, ये वाली पंखा इधर आएगी तो इस पे भी दिखेगी। तो अगर वो पर्टिकुलर इस डॉट, इस फैन की ब्लेड की डॉट पे जाके सेट हो गया तो उस समय हम देखेंगे कि हमने कितनी रीडिंग इसमें सेट की, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो फैन है वो किस आरपीएम और स्पीड पे घूम रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है आरपीएम्स को सेंस करने के लिए। और ये सभी टेक्नोलॉजी क्यों है इतनी ज्यादा कि हम क्या चाहते हैं, डिटेक्ट द स्पीड ऑफ ए ड्राइव एंड मेक अ सिग्नल। हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि कितना स्पीड है उसका। तो यहां पर लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या करते हैं, सिग्नल प्रोड्यूस कराते हैं कि हाँ भाई इतनी हमने इसमें फ्रीक्वेंसी भेजी, एक तरीके से लाइट को जलाने के लिए हमने एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके इसको आगे दिया। तो इस फ्रीक्वेंसी पे जैसे इसे 4 ब्लेड है तो इसके जो 4 लेजर बीम्स निकली 1 बाय 1 वो यहाँ से यहाँ तक, और इसको पूरा होने में कितना समय लगा तो इसके अंदर जो डिस्प्ले होगी वो आपको आरपीएम शो कर देती है। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या है कि लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है किस चीज को जानने के लिए कि यहाँ पर स्पीड कितना है। आरपीएम सेंसर यानी स्पीड सेंसर जो हैं कौन कौन से हैं जो हमारे इंजन के अंदर, व्हीकल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उनके टाइप्स की बात कर लें तो VSS यानी व्हीकल स्पीड सेंसर, यानी आपकी जो पूरी की पूरी गाड़ी है जो सड़क पे चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है उसकी जांच के लिए, उसके डेटा। WSS यानी व्हील स्पीड सेंसर, आपका जो पहिया है गाड़ी का, इस तरीके से होता है ना पहिया, यहाँ पर ये जो पहिया है ये किस आरपीएम पे ऐसे घूम रहा है उसकी जांच के लिए हम WSS। CKP क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, आप अगर क्रैंकशाफ्ट आरपीएम सेंसर भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर जो नाम इस समय 90% फेमस है वो CKP सेंसर यानी पोजीशन सेंसर। ये मैं आपको अभी क्लियर भी करूंगा कि पोजीशन कैसे बताना। केम पोजीशन यानी केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, उसकी भी ये आरपीएम को बता सकता है, ठीक है। अब ये 4 ऐसे सेंसर हैं जो हमारी गाड़ी में ऐसे स्पीड की जानकारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बट इसके अलावा ये अभी हमने इंजन और कार की बात की, अभी हमने ट्रांसमिशन की बात नहीं की। अगर हम जब ट्रांसमिशन की बात करते हैं, कौन से ट्रांसमिशन की, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो उसमें 2 एडिशनल और आपके जो हैं सेंसर हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनपुट सेंसर और आउटपुट शाफ्ट सेंसर। ठीक है, इसे समझाना था। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, ISS और OSS। ये इस्तेमाल किसमें होते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। वहां पर ये कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सा गियर रेशियो चल रहा है, कितनी उसकी स्पीड चल रही है, उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हॉल आईसी सेंसर हमारे पास जो इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने पढ़ा, हॉल आईसी के अंदर क्या होती है, कॉइल के अंदर करंट देने पर मैग्नेट बनता है।
तो इसमें जो है बैटरी का सप्लाई दिया जाएगा, वोल्टेज दी जाएगी और वो वोल्टेज कहाँ पहुंच जाएगी, इसके अंदर। और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होगा, इस जगह पे ट्रिगर व्हील लगा हुआ होता है जैसे कि हमने पहले समझा। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके फ्लक्स कटेंगे और फ्लक्स कटने के बाद एक वोल्टेज चेंज आएगा, अल्टरनेट चेंज, और उस चेंज को आगे रिसीव किया जाएगा एज अ सिग्नल, वोल्टेज, ग्राउंड एंड द सिग्नल। अब यहाँ पर क्या फर्क आने वाला है, तो यहाँ पर किस चीज का चेंज है कि यहाँ पर जो 12 वोल्ट जा रही है डीसी, लेकिन यहाँ से जो इसके पास पहुंच रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी एसी की, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे। तो ये था हमारा हॉल आईसी जिसके अंदर कितनी वायर लगी हुई है, 3 वायर लगी हुई है, जिसमें से एक है आपकी सप्लाई, एक है ग्राउंड और एक है सिग्नल। और इसमें मैग्नेट कौन सी लगी हुई है, टेम्परेरी मैग्नेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ टीएम, यानी टेम्परेरी मैग्नेट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडक्टिव टाइप सेंसर की, यानी हम यहाँ पर अब इंडक्टिव टाइप सेंसर के बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, उसके ऊपर कॉइल होती है, फ्लक्स चेंज होंगे तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रीडिंग जाएगा। क्योंकि अगर जैसे मानते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेट है, अगर इसके फ्लक्स ऐसे उड़ रहे हैं और मैं क्या करूं, कोई चीज यहाँ पर लेकर के आऊं, कोई बॉक्स, और बार बार इसको मूव करता रहूं, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होंगे, कभी कम कभी ज्यादा, तो वो फ्लक्स यहाँ भी कम या ज्यादा होंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर कॉइल लगा दी तो इस कॉइल में एक अल्टरनेट वोल्टेज क्रिएट हो सकती है। तो एक तो तरीका यह है कि जो इस मैग्नेट की पावर की वजह से जो अल्टरनेट वोल्टेज क्रिएट हो रहा है मैं उसको रिसीव कर लूं, उसको ऐसे मैं डाटा रिसीव कर लूं और उसी से मैं जानकारी निकालूं, उसी से मैं कैलकुलेशन करूं कि हाँ भाई कि यहाँ पर जो घूम रहा है डिस्क उसका आरपीएम कितना होगा। लेकिन उसमें यहाँ से जो वोल्टेज बन के आ रही है वो पर्टिकुलर आनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया है, कुछ रेजिस्टेंस लगा दी गई है ताकि बहुत ज्यादा ना बने और आगे हमारे सिस्टम को डैमेज ना करे। उसके लिए हमने कैपेसिटर लगा दिया कि पर्टिकुलर रेंज तक ही बने, उससे ज्यादा ना बनने दें, उसको वापस सर्कुलेट कर दो। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पर आते हैं। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम है, दोनों ही इंडक्टिव टाइप ही। इसमें क्या है कि सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है कि यहाँ पे सप्लाई हमें मिल रही थी, अब क्या हो रहा है हम सप्लाई दे रहे हैं। इसमें हम क्या हो रहा है 7 वोल्ट टू 12 वोल्ट की सप्लाई मैं इसके अंदर दे रहा हूं। देने से क्या होगा, मैं यहां से भेज तो रहा हूं डीसी, ठीक है। अब डीसी भेजूंगा और फ्लक्चुएशन जब चेंज आएगा, या तो फ्लक्चुएशन चेंज की वजह से फ्लक्स बढ़ेंगी या घटेंगी। तो फ्लक्स पहले तो ऐसे जाती है, डीसी का हमें पता है ना, डीसी वोल्टेज कैसे होती है, ऐसी होती है ना, जो ऐसे चलती है। और अगर वो एसी में कन्वर्ट होगी तो कैसे हो जाएगी, ऐसे होगी। तो मेरे को यहाँ पर दूसरे तरीके का ग्राफ मिल जाएगा फीडबैक के तौर पे और मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड इन चेंजिंग के क्यों रीजन है कि यहाँ पर मैं सिर्फ मैग्नेट के द्वारा जो फ्लक्स बने थे वो ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं करंट देने के बाद, क्योंकि हमें सटीक जानकारी चाहिए और सटीक जानकारी के लिए हम इनमें से कोई सा एक पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे कंपैरिजन, कि जब हमने अभी इसको पढ़ा था तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, CKP और CMP यानी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर और कैमशाफ्ट पोजीशन। तो ये कैसे जजमेंट करता है कि किसकी पोजीशन कहां पर है, आइए उसकी बात करें। तो ये हमारे पास दो ग्राफ हैं, CMP और CKP। क्रैंकशाफ्ट 2 राउंड घूमती है तो कैमशाफ्ट जस्ट ना 1 राउंड घूमती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। तो जब भी ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगे तो उस समय का मतलब क्या है कि आपका सिलेंडर नंबर 1 जो है उसका पोजीशन क्या है, पिस्टन का, पिस्टन जो है वो फुल्ली ऑन टीडीसी पर है, करेक्ट। और टीडीसी पर है तो इसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा कि हमें ये बिल्कुल करेक्टली पता चलेगा ऑल ओवर स्पीड, यानी इंजन का आरपीएम कम है तब भी हमें करेक्ट डेटा पता चलेगा कि पिस्टन कब ऊपर पहुंचा, यानी पहला सिलेंडर कब टीडीसी पर पहुंचा, और आरपीएम ज्यादा है तब भी हमें पता चलेगा कि पिस्टन जो है कब टीडीसी पर पहुंच पाया। तो इन दोनों डाटा के बेसिस पे एक होता है फायरिंग ऑर्डर, एक होता है फायरिंग ऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं 1342, 1536, 24 पर्टिकुलर सिलेंडर्स का अलग है। तो मेरे को ये 1342 का फायरिंग ऑर्डर इस्तेमाल करना है। तो वो इस्तेमाल कहां से कहां होना चाहिए, जब आपकी क्रैंकशाफ्ट के 2 राउंड हो जाए तभी हो जाना चाहिए, यानी इस वाले पॉइंट पे एक बार फायर हो गया तो उसके बाद मेरे को 3 फायर और करने हैं, फिर दोबारा यहां से एक स्टार्ट करना, तो 3 फायर इनके बीच में ही होना चाहिए।
तो उसकी कैलकुलेशन हमारा ईसीएम कर पाता है और इग्निशन कॉइल को एक्टिवेट करने में इससे हेल्प मिलता है। तो सीकेपी सेंसर से हमारा फायरिंग ऑर्डर सिलेक्ट होता है, फ्यूल इंजेक्ट कब करना है ये भी सिलेक्ट होता है। सीएमपी का रोल क्या है? सीएमपी जो है, ये सीएमपी और सीकेपी दोनों का डेटा कंपैरिजन ये बताता है ईसीएम को कि भाई आपका जो पहले नंबर का सिलेंडर है वो किस पोजीशन पर है, ठीक है, यानी सबसे पहले नंबर का जो सिलेंडर है वो किस पोजीशन पर आ गया है। उसके अकॉर्डिंग फ्यूल की टाइमिंग को एडवांस और रिटायर करना, इग्निशन की टाइमिंग को एडवांस और रिटायर करना, और यहां तक कि आज हम जानते हैं कि हमारे व्हीकल्स के अंदर वेरिएबल बॉल टाइमिंग्स भी आती है, तो उसको भी एडजस्ट करवाने का काम आपका यहाँ सीकेपी सेंसर करता है कि क्या बॉल एडजस्ट कर रहे हो, और सीएमपी करता है। तो सीएमपी जो है वो लगा हुआ तो केम शाफ्ट उसी के ऊपर लगी बॉल को ऑपरेट करने के लिए, तो इसके डेटा से आपका जो वेरिएबल टाइमिंग है वो कंट्रोल हो जाता है, और इससे फ्यूल, इग्निशन और फायरिंग ऑर्डर जैसी चीजें जो है वो हमारी कंट्रोल होती है। तो आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर इनके डेटा का कंपैरिजन करते हैं तब जा करके ये दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोजीशन बताते, ठीक है, यानी दो आरपीएम सेंसर के कंपैरिजन से हम पोजीशन का ज्ञान कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम सीकेपी सेंसर की बात करते हैं तो वो हम करते हैं आरपीएम की। अगर आरपीएम हमें पता करना है कि इंजन का आरपीएम कितना है तो सीकेपी सेंसर हमारा बता रहा होगा, और सीकेपी सेंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूल को कब जलाना है, फ्यूल को कब इंजेक्ट करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इस सेंसर के द्वारा मिलता है। अगर ये सेंसर खराब हो जाए तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके सीकेपी सेंसर या सीएनपी सेंसर के अंदर जो है डीटीसी आने का चांस है। तो यहाँ पर डीटीसी इश्यूज की हम बात करेंगे। कंपैरिजन इश्यू ऑफ टू आरपीएम सेंसर, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 आरपीएम सेंसर है या कोई भी जो 2 आरपीएम सेंसर जिसके डेटा से कुछ नया इंफॉर्मेशन ईसीएम को पता चलने वाला है, वो अगर मिसमैच हो रहा हो, कंपैरिजन उसकी ठीक नहीं हो पा रही है, जैसे मान लीजिए अभी तो बिल्कुल एक दूसरे के सीधे में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए या ये थोड़ा सा आगे पीछे हो, तो इस तरीके से हमें देखना होगा। दूसरा है टीथ और गैप। जैसा कि हमने सेंसर के बारे में जब पढ़ा था तो हमें ये पता था कि वहां पर एक ट्रिगर व्हील लगा हुआ होगा जिसके अपने पर्टिकुलर कुछ टीथ होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसके बीच में पर्टिकुलर गैप होता है जिसको 0.5 से लेकर के 1 mm के बीच में रखा जाता है, जिसको हम एयर गैप भी बोल देते हैं कई जगह पे सेंसर गैप भी बोल देते हैं। तो उसी को हम समझ लेंगे कि गैप है यहाँ पर जो क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो अब ये गैप अगर कम या ज्यादा हो जाएगा ना तो भी इश्यू आएगा। क्यों? क्योंकि एक का तो ग्राफ बन रहा होगा कुछ ऐसे, और अगर किसी और में अगर गैप ज्यादा हो गया, दोनों का गैप एक समान होना चाहिए, अगर दोनों का गैप अगर अलग अलग हो गया तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये ग्राफ बदल जाएंगे, और ग्राफ के बदलने के बाद डेटा जो है वो मिसमैच करने लगेगा। मिसमैच करने से हमारी गाड़ी जो कैलकुलेट करना चाहती है उसकी कैलकुलेशन में उसे प्रॉब्लम आने लगे। ऐसा नहीं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन अपने कुछ टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के बाद वो MIN लाइट ऑन कर सकता है हमारा ECM ऐसे फॉल्ट के आने में। इसके बाद टीथ गैप हमारी समझ में आ गया क्योंकि मिसमैच हो जाएगा। टीथ अगर इसका कोई टीथ अगर डैमेज हो गया है या टूट गया है तो ऐसे केस में भी जो आपका जो ग्राफ है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, जिससे डेटा गड़बड़ हो जाएगा, और ECM को अगर परेशानी महसूस होगी तो तुरंत MIN लाइट ऑन करें। इसके बाद हमने सभी सेंसर्स में 3 चीजों के बारे में पढ़ रखा है, सिग्नल, ग्राउंड एंड वोल्टेज यानी आउटपुट। तो आखिरकार अगर इनमें कोई अंतर आ जाए, जैसे हम इसे बोलते हैं सर्किट इश्यूज, यानी सर्किट क्लोज है, ओपन है, शॉर्ट है, ग्राउंड है, लीकेज है, तो ये जितने भी पॉइंट हैं इनकी जानकारी इन सभी वायरिंग के साथ होगा। जैसे ये वाला वायर है, इसका रेजिस्टेंस कम हो गया या ज्यादा हो गया, या ग्राउंड का वायर इसका रेजिस्टेंस कम हो गया या ज्यादा हो गया,
या सिग्नल का वायर का रेजिस्टेंस कम हो गया या ज्यादा हो गया, या फिर वायर ब्रेक हो गया, या फिर ये वायर ईच अदर शॉर्ट हो गई, या फिर बाहर से कोई वायर आकर के शॉर्ट हो गया, या फिर यहां से होना चाहिए था ग्राउंड लेकिन यहीं से ग्राउंड होने लग गया किसी चीज से टकरा करके, किसी भी रीजन से। तो वो एक मेन जो इश्यूज होते हैं इसकी वजह से हमारे बनते हैं। ओवरऑल अभी जो हमने टॉपिक इसमें किया तो इसमें हमें क्या क्या चीजें समझ में आई कि हॉल आईसी सेंसर जो है वो कैसे काम कर रहा है, इंडक्टिव टाइप जो है वो कैसे काम कर रहा है, दोनों सीकेपी और सीएमपी यानी कोई भी आरपीएम सेंसर है उसके डेटा के कंपैरिजन से हमें पता चल सकता है कि पोजीशन क्या है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इस चीज की जानकारी करने के लिए कि भाई आखिरकार पोजीशन क्या है, तो यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं। मान लीजिए कि आपके पास दो डिस्क है और ये दोनों डिस्क घूम रही है। अगर आप दोनों का आरपीएम सेंस कर लोगे, अगर आप दोनों की स्पीड सेंस कर लोगे और आपको इनका डायमीटर भी मालूम है, तो यहाँ पर डायमीटर अगर आपको पता है या फिर अगर आपको आरपीएम पता है दोनों व्हील्स के, तो आप क्या कर सकते हो आसानी से ना यहाँ पर टॉर्क की जानकारी ले सकते कि यहां से अगर मैंने पावर दी तो यहां से कितनी टॉर्क आगे डिलीवर हो रही होगी। तो इसका ज्ञान करने के लिए हमारी गाड़ियों के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं जो स्पीड तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं, स्पीड तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं, इसके अलावा और भी अपने वेरियस वर्क हैं जिनको वो कंप्लीट करें। तो